जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार ज्ञान संग्रह में। और आज हम पढ़ने वाले प्रश्न संख्या 36 से लेकर प्रश्न संख्या 59 तक। चूँकि हम लोग पीछे के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आज हम प्रश्न संख्या 36 से पढ़ चुके हैं। आप लोगों को पता होगा कि ये चैप्टर 1 जीवों में जनन, चैप्टर 1 जीवों में जनन का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। और यह है हमारा टॉपिक 3 लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में प्रश्न संख्या 36 के आगे के प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं। चलिए देर न करके शुरू करते हैं। चलिए देखिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है। क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है। द्विलिंगी नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं बोल रहा है द्विलिंगी नहीं है। देखिए ऑप्शन, फीता कृमि, कुत्ता, जोंक, स्पंज, इनमें कौन द्विलिंगी नहीं है। देखिए जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी कुत्ता। कुत्ता क्या होता है, एक लिंगी होता है। कुत्ता क्या होता है हमारा, एक लिंगी होता है। कुत्ता द्विलिंगी नहीं होता। हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 37 देखिए, अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस में युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से किस में युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन शैवाल, दूसरा ब्रायोफाइटस, तीसरा टेरिडोफाइटस, चौथा जिम्नोस्पर्म। किस में युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए जो जिम्नोस्पर्म, ये क्या होगा, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, इनमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। अतः हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में युग्मक के स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह जलीय पादप नहीं है। देखिए अगला, जल में अंतर बढ़ने वाला पादप को नहीं था। देखिए अगला, भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं विविपैरी, पार्थेनोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए भ्रूण के विकास की प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। भ्रूण के विकास की प्रक्रिया क्या होते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न संख्या 39। एक मिनट रुकिए, कुछ प्रॉब्लम हो गया। देखिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39। इनमें से कौन एकलिंगी नहीं है। इनमें से कौन एकलिंगी नहीं है। उस समय क्या था, द्विलिंगी, अब क्या है, एकलिंगी नहीं है। देखिए तिलचट्टा, कुत्ता, गाय, केंचुआ, कौन एकलिंगी नहीं है। ये हमारा हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ क्या होता है, एकलिंगी नहीं होता है। केंचुआ एकलिंगी नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 40। देखिए प्रश्न संख्या 40 क्या है, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है 21, 23, 44, 46। यदि 23 जोड़ा होता, 23 जोड़ा, तो यह हमारा हो जाता। लेकिन इसमें क्या होगा, 46। ऑप्शन सी हो जाएगा 46। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। लेकिन जो मानव में सिर्फ नर की बात करें तो मानव नर में युग्मकों की संख्या 44। कितना, 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई, तथा मादा
तथा मादा में युग्मकों की संख्या 44 प्लस XX तथा मादा में युग्मकों की संख्या 44 प्लस X होता है। चलिए अगले प्रश्न संख्या 41। देखिए प्रश्न क्या है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है? किसमें आंतरिक निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन किसमें होता है? मछली में, उभयचर में, अधिकांश शैवाल में या आवृतबीजी में? किसमें आंतरिक निषेचन होता है? देखिए सभी मछलियों में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, क्योंकि इसका होगा आवृतबीजी। आवृतबीजी में क्या होता है? आवृतबीजी में आंतरिक निषेचन होता है। चलिए अगले प्रश्न संख्या 42। देखिए प्रश्न संख्या 42 का है, निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल जो बीजांड होता है, क्या बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है। बीजांड क्या होता है? विकसित होकर बीज बनाता है। जबकि कार्पल से क्या विकसित होता है? कार्पल से क्या विकसित होता है? चलिए देखिए ऑप्शन ए क्या है? पेरिस्पर्म, पेरिकार्प, टेस्टा, कोई नहीं। जो कार्पल है विकसित होकर हमारा पेरिकार्प बनाता है। क्या बनाता है? पेरिकार्प। इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या? द्विनिषेचन का परिमाण होता है। द्विनिषेचन का परिमाण होता है बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष या भ्रूण। द्विनिषेचन का परिमाण होता है। जो द्विनिषेचन होता है उसमें हमारा क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, भ्रूणपोष। जो क्या होता है? द्विगुणित होता है। भ्रूणपोष क्या होता है? द्विगुणित होता है। द्विनिषेचन में क्या होता है? द्विनिषेचन में दो प्रक्रिया होती है। एक प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारा भ्रूण का निर्माण होता है तथा दूसरी प्रक्रिया होती है जिसमें भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अर्थात द्विनिषेचन से क्या होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर भ्रूणपोष। भ्रूणपोष का क्या करता है? तो भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसका चलिए अगले प्रश्न, इसका सही उत्तर भ्रूणपोष। देखो अगला प्रश्न क्या है? साइकस में परागण होता है। साइकस किसमें? साइकस में परागण होता है। देखिए 3 कोशिकीय अवस्था में, बी 4 कोशिकीय अवस्था में, ऑप्शन सी 2 कोशिकीय अवस्था में, ऑप्शन डी 1 कोशिकीय अवस्था में। साइकस में परागण कब होता है? साइकस में परागण कब होता है? देखिए साइकस जो होता है उसमें 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। क्या होता है? परागण। साइकस में परागण 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न संख्या 45। ये प्रश्न संख्या 45 के है। ये ऑप्शन थोड़ा इसका इधर हो गया, फिर भी कोई नहीं, चलिए देखते हैं। एंथेसिस की परिघटना संबंधित है। एंथेसिस की परिघटना संबंधित है। ए वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचना, ऑप्शन बी परागण निर्माण, ऑप्शन सी पराग कोश का विकास, ऑप्शन डी पुष्प कलिका का खुलना। एंथेसिस की परिघटना संबंधित है। देखिए एंथेसिस की जो परिघटना होती है वो हमारे पुष्प कलिका के खुलना से संबंधित है। एंथेसिस की परिघटना किससे संबंधित है? पुष्प कलिका के खुलने से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सही उत्तर पुष्प कलिका का खुलना। चलिए अगले प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46। देखिए ध्यान से प्रश्न को। देखिए निम्नलिखित में कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है? मार्केंसिया, पाइनस, साइकस या पपीता? कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है? देखिए जो पाइनस होता है वो उभयलिंगाश्रयी होता है। उभयलिंगी होता है। कौन सा? पाइनस। ये हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही उत्तर।
चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 47। देखिए प्रश्न संख्या 47 क्या है, निम्नलिखित में कौन एकलिंगी है? निम्न में से कौन एकलिंगी है? सरसों, उड़ाहुल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो पपीता होता है ना, पपीता वो एकलिंगी होता है। पपीता क्या होता है? एकलिंगी होता है। अतः हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर पपीता क्या होता है? पपीता एकलिंगी होता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 48। युग्मक के निर्माण को कहते हैं, युग्मक के निर्माण को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, मियोसाइटस, मियोसाइटस। युग्मक के निर्माण को क्या कहते हैं? युग्मक के निर्माण को आप लोग कमेंट में बताइए, युग्मक के निर्माण को क्या कहते हैं? देखिए युग्मक के निर्माण को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। युग्मक के निर्माण को क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी सराई पादप नहीं है? निम्न में से कौन सा उभयलिंगी सराई पादप नहीं है? पपीता, सरसों, मक्का, उड़द, इनमें से कौन उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है? जो मक्का होता है, जो मक्का उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है, मक्का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मक्का। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। देखिए प्रश्न संख्या 50 क्या है, अंड प्रजनक, यहाँ पर न होगा, अंड प्रजनक है मुर्गी, सांप, मगरमच्छ या इनमें सभी। ये सभी को पता होगा कि मुर्गी, सांप तथा मगरमच्छ ये सभी जो होते हैं सभी अंड प्रजनक प्राणी हैं। सभी क्या है? अंड प्रजनक प्राणी है। चलिए अगले प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या है, द्विगुणित है, द्विगुणित है अंड, पराग, ए और बी दोनों या युग्मनज, कौन द्विगुणित होता है? देखिए अंड एक गुणित होता है, एन अगुणित, अंड क्या होता है? अगुणित। पराग क्या होता है? पराग अगुणित होता है, अर्थात ए एवं बी दोनों क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। लेकिन जो युग्मनज होता है, जो युग्मनज वो द्विगुणित होता है, अर्थात ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही उत्तर? युग्मनज। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 52। देखिए निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? फीता कृमि, केंचुआ, घरेलू मक्खी या जोंक, कौन उभयलिंगी नहीं है? देखिए जो घरेलू मक्खी क्या होती है? उभयलिंगी नहीं होती है। घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं होती है। और क्या है? फीता कृमि, केंचुआ तथा जोंक उभयलिंगी होते हैं तथा घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं होती है। देखिए प्रश्न क्या है अगला 53, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग प्रजनन द्वारा होता है? असंग जनन द्वारा होता है। देखिए एस्ट्रेसिया एवं घास, ऑप्शन बी सरसों, साइटस एवं आम या इनमें से कोई नहीं। किस में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? देखिए प्रश्न संख्या 53 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्ट्रेसिया या घास। एस्ट्रेसिया या घास, इसमें जो बीज का उत्पादन होता है असंग जनन द्वारा होता है। बीज का उत्पादन किसके द्वारा होता है? असंग जनन द्वारा होता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 54। देखिए प्रश्न संख्या 54 क्या है, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है
तो ये हमने पीछे आपको लोगों को बताया था कि मनुष्य जो पुरुष में होते हैं गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस XY क्या होती है, 44 प्लस XY पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हेप्लायड, डिप्लायड, पैलिप्लायड या नलीप्लायड। युग्मनज सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मनज जो होते हैं, सॉरी युग्मक बोल रहा है, युग्मक हेप्लायड होते हैं। युग्मक क्या होते हैं? हेप्लायड। ऑप्शन है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, हेप्लायड यानी अगुणित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 56। ये प्रश्न संख्या 56 क्या है, निम्नलिखित में से किस में जल परागण होता है? किस में जल परागण होता है? जल कुंभी में, कमल में, हाइड्रिला में, बी और सी दोनों में किस में जल परागण होता है? इसका हो जाएगा हमारा सही उत्तर सी, हाइड्रिला, जिसमें क्या होता है? जल परागण होता है। जलकुंभी तथा कमल में कीट द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा? कीट। जलकुंभी तथा कमल में कीट द्वारा परागण होता है तथा हाइड्रिला में जल द्वारा परागण होता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 57। वायु परागित पुष्प, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं आकर्षक, छोटे, रंगहीन, बी और सी दोनों। देखिए जो वायु परागित पुष्प होते हैं वो हमारे छोटे तथा रंगहीन दोनों होते हैं, छोटे और रंगहीन दोनों होते हैं। अतः हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। चलिए अगले प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या है, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? 58, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? बड़े पैमाने पर चयन, क्लोनल चयन, संकरण, शुद्ध रेखा। जो हमारा इमैस्कुलेशन होता है वो संकरण से संबंधित है। इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? संकरण से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 59। देखिए क्या है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ये हमारे ब्रिलियंट में जितने ऑब्जेक्टिव थे वो हमारे आज समाप्त हो चुके हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।